everyone and welcome back to our channel. In the program that we have just started of making you all proficient in English, today we have planned to give you a class on idioms. Undoubtedly, idioms adorn your language in a magical way and leaves a very good impression on the listeners when we use it in our day-to-day conversation. So do you also want to learn them? Let's start the class then. First idiom for the day is on a roll. On a roll means to make a good progress. आप किसी काम में अच्छा कर रहे हो. When you're working hard for something and you're giving good results. Or doing a good job. कोई अच्छा काम करना. ऐसी situation के लिए हम on a roll idiom को use करते हैं. Now this is a very common situation. बहुत बार हम कहते हैं like I'm working hard on my studies. I'm working hard on my office project. So कोई भी ऐसी सिचुएशन है where we are working hard and we are showing a good performance, in that particular case from now onwards, instead of just saying I'm showing a good response, yeah, I'm working hard on it and I'm increasing, enhancing my knowledge, simple English बोलने से अच्छा आज के बाद हम idiom use करेंगे on a roll. On a roll means to make a good progress, अच्छी progress दिखाना. Example देखते हैं. The boss decided to promote Ram. बॉस ने डिसाइड किया राम को प्रमोशन देने के लिए. क्यों? क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है. बिकॉज ही हैड बीन ऑन अ रोल, बिकॉज ही हैज शोन अ गुड परफॉर्मेंस, राइट. या मैं बच्चों को कह सकती हूँ क्लास में कि आई विल गिव अ सूटेबल रिवॉर्ड टू द स्टूडेंट हु विल शो ऑन अ रोल परफॉर्मेंस, राइट. जो एक अच्छी गुड परफॉर्मेंस दिखाएगा क्लास में. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ. किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो. लेट्स से आपने 3 दिन पियानो सीखा, आप 4th डे बोल सकते हो आई एम ऑन अ रोल, मतलब मैं गुड प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, आई एम लर्निंग. या अब इट्स बीन अ लॉट ऑफ डेज वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश टुगेदर, सो आफ्टर अ फ्यू डेज आई एम श्योर आप बोलोगे आपके इंग्लिश का ग्राफ ऑन अ रोल है, दैट यू आर लर्निंग, यू आर शोइंग अ गुड रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज कट टू द चेस. कट टू द चेस क्या होता है हमारा? When you get to the point without wasting the time. जैसे हम कहते हैं ना कि फालतू की बात मत कर, पॉइंट पे आ. उसके लिए हम उस सिचुएशन के लिए हम क्या idiom यूज कर सकते हैं? Cut to the chase means to get to the point exactly without wasting the time, right? Example क्या है? Feeling impatient and angry, he told them to cut to the chase. मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था. कोई भी लेट्स से यहाँ पे कि हमारे कोई प्रोफेसर हैं, तो बच्चे बहुत इधर उधर की कहानियां सुना रहे थे. प्रोफेसर को लग रहा था कि इट इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. सो उन्होंने इम्पेशेंट हो गए, एंग्री हो गए, गुस्सा आ गया और बच्चों को बोला कट टू द चेस, पॉइंट पे आओ, डू नॉट वेस्ट माई टाइम. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं. सो आजकल डॉक्टर्स ने एक मनी मेकिंग बिजनेस बना रखा है. व्हेन यू गो एंड ट्राई टू टेल देम द हिस्ट्री ऑफ योर प्रॉब्लम दैट यू वर बेसिकली फेसिंग फ्रॉम लाइक अ फ्यू डेज, तो वो लोग क्या बोलते हैं? ओहो हो, कट टू द चेस, जस्ट कम डायरेक्टली टू द पॉइंट. प्रॉब्लम क्या है? या मतलब आपको ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली पॉइंट पे आओ, कम डायरेक्टली ऑन द पॉइंट एंड ट्राई टू टेल अस व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. 2 से 3 मिनट लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं. तो ऐसे हम इन सब सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. और क्या सिचुएशन में हम कट टू द चेस यूज कर सकते हैं? जैसे लेट्स से आपके पास कोई फ्रेंड आया एंड ही स्टार्टेड टेलिंग द होल स्टोरी. भाई मैं कल यहाँ गया एंड देन फिर मेरे साथ ये हुआ, देन मेरे साथ ये हुआ. जनरली जैसे स्पेशली गर्ल्स बहुत एग्जैजरेट करके इलैबोरेटेड फॉर्म में पूरी कहानी बताती हैं. आप क्या बोल दोगे? ओ प्लीज कट टू द चेस, डोंट वेस्ट माई टाइम, शॉर्ट में बताओ क्या प्रॉब्लम है. इन सब सिचुएशंस में हम ये सेकेंड इडियम यूज कर सकते हैं. कट टू द चेस मीन्स टू कम डायरेक्टली ऑन टाइम, टू कम डायरेक्टली ऑन पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम. थर्ड इज गेट द बॉल रोलिंग. ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा. गेट द बॉल रोलिंग क्या होता है? टू स्टार्ट समथिंग सो दैट यू कैन मेक अ प्रोग्रेस एंड कम टू एन एंड. कि आप किसी चीज को गेट द बॉल रोलिंग हम तब शुरू करते हैं जैसे लेट्स से कोई बहुत बड़ी पार्टी है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, हम कहते हैं चलो भाई अब स्टार्ट करो, किसी चीज को इनिशिएट करो ताकि वो प्रोग्रेस हो सके, मतलब वो फंक्शन फिर आगे बढ़ सके, लास्ट में फिर हम खत्म भी कर सके. सो व्हेन यू इनिशिएट समथिंग, स्टार्ट समथिंग, फॉर दैट you can use this idiom get the ball rolling, and we generally use it specially कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी, कोई भी फंक्शंस होते हैं वहाँ हम बोलते हैं चलो गेट द बॉल रोलिंग, लाइक स्टार्ट द फंक्शन नाउ. स्टार्ट करोगे तो आगे प्रोग्रेस होगा तो एंड तक खत्म होगा. For that we use this idiom get the ball rolling. Let's get the ball rolling and enjoy our party tonight. तो जैसे
8 o'clock हुआ तो एकदम से मेरे फ्रेंड ने बोला लेट्स गेट द बॉल रोलिंग नाउ, अब पार्टी शुरू करते हैं. टू स्टार्ट समथिंग, टू इनिशिएट समथिंग बेसिकली. नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ये आप बहुत बार इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो जब बहुत तेज़ बारिश आती है एंड देन आंधी तूफान आता है. ये तो एक बहुत जनरल सी चीज़ है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार फेस करते हैं. कोई स्पेशली बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आए तो हम फ़ोन करके बात करते हैं किसी से भी अपने नियर एंड डियर से, तो पूछते हैं अरे तुम्हारे यहाँ आंधी आ रही है, तुम्हारे यहाँ तूफान आ रहा है. हाँ यार बड़ी तेज़ आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ओले पड़ने वाले हो. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम ये सारी लाइंस यूज़ करते हैं. बहुत तेज़ आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है. आज के बाद ऐसा ना बोल के क्या बोलोगे? यस इट इज़ रेनिंग हियर कैट्स एंड डॉग्स. बहुत तेज़ बारिश आने को हम कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मीन्स बहुत तेज़ बारिश आना, heavy rainfall. Example, it was raining cats and dogs outside, so the event had to be cancelled. एक event था, let's say a marriage party was being organized in an open hall, but in an open lawn, sorry, but it had to be cancelled because it was raining cats and dogs. तो हमने एक कोई covered area book किया बाद में. So this is how we can use it. Next, hold your horses. होल्ड योर हॉर्सेस बहुत अच्छा इडियम है. मैंने आज आपको लर्न कराने के लिए इसीलिए सोचा बिकॉज हम बहुत बार डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन से इनकाउंटर होते हैं जहाँ किसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हम बोलने की कोशिश करते हैं काम डाउन यार, रिलैक्स, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, टेक इट इजी, टेक अ चिल पिल. हम ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं राइट. या हम कभी कभी अपने आप को ही कहते हैं लेट्स से मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई एंड आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड देन आई टॉक टू माई सेल्फ, रिलैक्स नेहा, टेक अ चिल पिल, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को शांत करो, काम डाउन. ऐसी बहुत सिचुएशन हमारे साथ होती हैं. कभी हम अपने थॉट्स में आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. कभी हम वैसे ही कोई सिचुएशन हमारे साथ गुस्से वाली हो जाती है उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. कभी हम किसी और को समझा रहे होते हैं जब वो गुस्से में होता है कि काम डाउन. आज के बाद ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो, ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमको क्या बोलना है? होल्ड योर हॉर्सेस. काम डाउन रिलैक्स की जगह होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स टू काम डाउन, टू बी पेशेंट. एग्जाम्पल, whenever one feels infuriated, किसी को गुस्सा आता है, one should learn to hold one's horses. गुस्से में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. कहते हैं गुस्से में निकले हुए वर्ड्स और बाहर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता राइट. तो जब भी आप गुस्से में बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करो देन ट्राई टू रिलैक्स. उस समय कुछ मत बोलो, बाद में सिचुएशन को समझ के बोलो. सो व्हेनेवर यू फील इन्फ्यूरिएटेड, जब आपको गुस्सा आए, देन ट्राई टू होल्ड योर हॉर्सेस बाय डूइंग मेडिटेशन. और बहुत सारे सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं. किसी भी तरीके से आप इस आर्ट को सीखिए ताकि जब आप गुस्से में हो देन यू शुड बी एबल टू होल्ड योर हॉर्सेस. यू शुड बी एबल टू बी पेशेंट, टू बी काम राइट. सो अभी हमने सीखा ऑनर रोल. ऑनर रोल मीन्स एक अच्छी प्रोग्रेस करना. जैसे मेरी मार्कशीट में जब मेरी टीचर ने देखा कि मैं 80% से 90 पे पहुंच गई तो बोला योर परफॉर्मेंस इज ऑन अ रोल राइट. नेक्स्ट इज कट टू द चेज, मतलब पॉइंट पे आना, टाइम वेस्ट ना करना. नेक्स्ट इज गेट द बॉल रोलिंग, मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना. नेक्स्ट इज कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश आना, आंधी तूफान. Next is hold your horses. Hold your horses means to be patient, to be calm down, to be relaxed. इन सब situations के लिए हम ये hold your horses idiom को use कर सकते हैं. Next in the row is a piece of cake. A piece of cake or easy as a pie or easy as pie means something that is very easy. Like let's say I give you a task कि आपको 10 मैंगोज खाने हैं 1 घंटे में. आप कहोगे ओह इतना इजी टास्क. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. इट्स जस्ट इजी एज पाई राइट. सो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लग रहा है ये काम तो बहुत आसान है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा चुटकियों में. इन दैट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ सेइंग बहुत ईजी है, आज से आप क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी या इट्स ईजी एज पाई राइट. So these two idioms are used in a situation when we want to say the particular task is really very easy for us. For example, the test was a piece of cake.
आज जो स्कूल में टेस्ट हुआ, इट वाज पीस ऑफ केक. मैं घर गई, मॉम आस्क्ड मी, सो हाउ वाज योर टेस्ट, हाउ वाज योर एग्जाम. मैं गो, ओह इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी. लाइक दैट वी कैन यूज इट. नेक्स्ट, जस्ट इसको ऑपोजिट, और वी कैन से द एंटोनिम. जब हम ये बोलना चाहते हैं कि कुछ बहुत मुश्किल था, इन दैट सिचुएशन वी कैन से एन अपहिल टास्क. राइट, आप कह रहे हो कि इजी के लिए तो सिखा दिया, बट अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस रादर, और हम बोलते हैं पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इजी तो कभी कभी ही निकलता है. तो वो डिफिकल्ट वाली सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, एन अपहिल टास्क. एन अपहिल टास्क, अगेन इट्स एन ईडियम. इंस्टेड ऑफ सेइंग द पेपर वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, वो तो हर कोई बोलता है ना. अब हमें कुछ अच्छा सीखना है. वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश. We are learn to become proficient, we are learn to become fluent in English, और वो भी ऐसी English that may surprise a lot of people कि ये सीखे कैसे इतनी perfection के साथ English. वो वाली English सीखने के लिए हमको difficult वगैरह words को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा. rather हमें क्या सीखना पड़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे idioms that may adorn our language. So for that, from now onwards, whenever we'll get a situation in that we'll have to use the word difficult, so instead of using this word difficult, we'll be replacing it with an idiom that is an uphill task, जिसका मतलब है कुछ थोड़ा मुश्किल है. सो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. सो नाउ इन अ सिचुएशन व्हेन आई वांट टू से द टेस्ट वॉज रियली डिफिकल्ट, सो मैं क्या बोल सकती हूँ, द टेस्ट वॉज एन अपहिल टास्क, इट वॉज रियली डिफिकल्ट. राइट. नेक्स्ट, हिट द सैक. हिट द सैक एक ऐसा इडियम है जो मैं चाहूंगी आप लोग रोज यूज करें कुछ दिन तक. अगर आपको इसको लर्न करना है तो मीन्स टू गो टू स्लीप, सोना. राइट. सो अब कोई भी सिचुएशन है, जैसे मैं बोल रही हूँ यार आज मैं बहुत थक गई, इट वाज सच अ हेक्टिक डे. हेक्टिक मीन्स टायरिंग, राइट, HECTIC. इट वाज सच अ हेक्टिक डे, आई एम रियली डैम टायर्ड. अब टायर्ड के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं आपको मिल जाएंगे एक वीडियो में जिसमें हमने लिखे हुए अदर वर्ड्स टू से टायर्ड, वो भी लर्न करना अब. सो आप कैसे बोल सकते हैं, आज बहुत थक गई मैं, इट वाज सच अ हेक्टिक डे, आई वांट टू हिट द सैक, या आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब टू गो टू स्लीप. राइट. सो एग्जाम्पल देखिए, टुडे वाज अ रियली हेक्टिक डे, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं सोने जा रही हूँ. तो सिंपल बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप. स्लीप की जगह अब थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, हिट द सैक. और मैंने आपको दो वर्ड्स और भी सिखाए थे लास्ट वीडियो में, कि अगर एक तो होती है हमारी पूरी स्लीप जो हम रात को लेते हैं फॉर लाइक 8 आवर्स एंड 9 आवर्स, एक होती है छोटी सी स्लीप जो हम दोपहर को ले लेते हैं 1 घंटे की, या हम फिजिक्स के लेक्चर में सो जाते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर में सो जाते हैं, मैथ्स के लेक्चर में सो जाते हैं. वो जो 10-15 मिनट वाली छोटी सी नींद होती है उसे क्या कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. उसे कहते हैं नैप, NAP, नैप, या सिएस्टा, SIESTA, सिएस्टा. नैप और सिएस्टा मीन्स शॉर्ट स्लीप, जो हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं, लाइक फॉर एन आवर और एट टाइम्स फॉर लाइक 10 और 15 मिनट, जो हम क्लास में सो जाते हैं. आई होप सब बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा. सो वो वाली छोटी स्लीप इज नैप एंड सिएस्टा, और जो पूरी वाली स्लीप है जो रात को सोते हैं दैट इज स्लीप, एंड उसके लिए हम एक ईडियम यूज कर सकते हैं दैट इज हिट द सैक. राइट, सोना. Now next is to have a big mouth. To have a big mouth, generally it's being used for people who speak a lot. Rather not only speak a lot, but वो gossip mongers होते हैं, इधर की बात उधर करने में interested होते हैं. वो जो exactly लोग होते हैं ना, especially all those aunties जो बैठ के आपस में gossip करती हैं, उनके लिए हम ये idiom use करते हैं to have a big mouth. Example देखते हैं, stay away from her, उससे दूर रहो, she has a big mouth. वो इसकी बात उसको बताती है, उसकी बात इसको बताती है. She has a big mouth and discloses everybody's secrets. सबके secrets इधर उधर बता देती हैं. Therefore, try to stay away from her. Right? Next is my way or the highway. बड़ा अच्छा idiom है. जो हम ये कहना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग काम करो, नहीं तो you're fired. जो बॉस, जॉब में जो हमारे हेड होते हैं, बहुत सारे जो हायर अथॉरिटीज के लोग होते हैं जो चाहते हैं बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गेट आउट. वो वाले लोग जो एक ईडियम यूज कर सकते हैं वो क्या है, माई वे और द हाईवे. जनरली टीचर्स भी यूज कर सकती हैं, बच्चों को बोलेंगे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही काम करना है, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द क्लास, अदरवाइज आई वोंट अलाउ यू टू अटेंड माई क्लास. सो दिस इज हाउ वो सब लोग जो चाहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे अकॉर्डिंग काम हो, नहीं तो हम इसको अपने चीज अपने
अपने ऑरा में एंटरटेन ही नहीं करने वाले हैं, तो उन सिचुएशंस के लिए वो लोग ये वर्ड यूज कर सकते, ये ईडियम यूज कर सकते हैं, रादर माई वे और द हाईवे। मतलब जब कोई चाहता है कि एग्जैक्टली उनके अकॉर्डिंग काम हो, नहीं तो सामने वाले बंदे को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कुछ जॉब से निकाल दिया जाएगा, ही और शी विल बी फायर्ड। कोई क्लास की सिचुएशन है तो बच्चे को क्लास से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहां आप उसको अपने ऑरा से ही दूर कर दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बॉस कह रहा है दिस इज योर लास्ट चांस। बॉस इज सेइंग दिस इज योर लास्ट चांस, इधर गेट इट डन माई वे और हाईवे। मेरे अकॉर्डिंग काम करो, अदरवाइज यू आर फायर्ड, मेरी जॉब से निकाल दूंगा, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस इडियम, माई वे और द हाईवे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, hit the nail on the head. Hit the nail on the head means to get something done in a right way, proper exact way में कोई काम करना। मतलब क्या होता है hit the nail on the head? मतलब जब बड़ी देर से डिस्कशन चल रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ, दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, एकदम फाइनली हम एक पॉइंट पे आए और हम करें अरे हाँ 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 इसी बारे में बात करना चाह रहे थे, तो एग्जैक्टली उस सिचुएशन में क्या करें? यस, नाउ यू हैव हिट द नेल राइट ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट पे आना। सो नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ऐसी सिचुएशन में जहां हम एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोई चीज एग्जैक्टली वैसा ही काम हो रहा है जैसा हम चाहते थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय ब्रिंगिंग माई फेवरेट डिश टुनाइट। मेरा कोई फ्रेंड आए बहुत टाइम बाद और मैं बड़ी खुश हुई और फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे पता चला पिज्जा लेके आया। मैंने कहा नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। तो मैं एग्जैक्टली वही लेके आई जो मुझे पसंद था, राइट? मतलब व्हेन somebody does something right, somebody does something in a right way, in a right manner, or exactly what the other person was expecting them to do, in that situation हम ये idiom use कर सकते हैं, hit the nail on the head. Alright, so let us recapitulate all the idioms once again. First was a piece of cake or an easy task. These two idioms are being used in a situation when we want to tell that something was really very easy. The work that was given to us was really very easy. So in that situation, instead of just saying it was easy, from now onwards we'll be using these two idioms. One is a piece of cake and the other is easy as pie. On the other hand, when we are in a situation where we want to say just the opposite, that particular test or situation or thing was very difficult, in that situation we can use an idiom that is an uphill task. ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, ऑपोजिट है। आसान है तो एन इजी टास्क है, सॉरी इजी एज पाई और अ पीस ऑफ केक, और मुश्किल है तो एन अपहिल टास्क। नाउ नेक्स्ट, हिट द सैक। हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, सो जाना। जैसे आई एम रियली टायर्ड टुडे, it was such a hectic day, I am going to hit the sack, सोने जा रही हूँ, right? Next is to have a big mouth. It is generally being used for people who disclose each other's secrets, और आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, gossip mongers, तो उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं to have a big mouth, कि वो बहुत बोलते हैं, वो या इधर उधर सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हैं, या बहुत बातें बनाते हैं, उन सब लोगों के लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं टू हैव अ बिग माउथ। नेक्स्ट इज माई वे और द हाईवे। ये किन लोगों के लिए यूज होता है? जो थोड़ा हिटलर टाइप के होते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो यू विल बी फायर्ड। सो अगर आपको ऐसे किसी को कहना है, लाइक ये इडियम बहुत यूजफुल हो सकता है बॉस और मैनेजर्स और प्रिंसिपल्स के लिए, एंड फॉर टीचर्स एज वेल, जो बहुत बार बच्चों को बोल देती है मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे अदरवाइज गेट आउट ऑफ द क्लास। सो आप टीचर्स क्या बोल सकती हैं? यूल हैव टू डू द वर्क माई वे और द हाई वे, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। मैनेजर बॉस कहता है डू द वर्क माई वे और द हाई वे, नहीं तो यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने लर्न किया था हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कोई काम एग्जैक्टली राइट तरीके से करना कि जो जिस बंदे के लिए आप काम कर रहे हो वो खुश हो जाए, राइट? सो कोई काम जो हम एग्जैक्टली राइट तरीके से राइट मैनर में करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय ब्रिंगिंग burger or by bringing pizza for me tonight. So this is how we can use all these idioms. मैं expect कर रही हूँ कि आप इन सब idioms को अपनी daily life में use करेंगे। See, there is no use of learning these idioms today if you are not going to use them tomorrow. So even you can get into the habit of writing diary or writing these words in the you can make a vocabulary notebook or a separate notebook for idioms and write them down and keep on revising them and then start
practicing writing diaries or blogs or anything, and try to use them in your day-to-day conversation. This is the only key to make you proficient in English. Thank you so much, and keep talking.